पे सभी का वेलकम करना चाहती हूँ। और ऑन पैसिव टीम चैंपियंस में पहले हमने त्रिवेणी प्रोग्राम किया था और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद हमें वहां से मिला था और बहुत लोगों का फीडबैक था कि हमें हिंदी में सेशन चाहिए। और आपकी एकदम बुलंद मांग के जरिए हमने ये फिर से हिंदी में सेशन हम लेके आ रहे हैं आज का। और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक हीरे हैं, मैं बोलूंगी, जिनको हम यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। तो एक अलग वे से आप सोचना स्टार्ट कर सकते हो, एक अलग वे से आप ऑन पैसिव की तरफ देखने के लिए आप रेडी हो सकते हो। सेशन शुरू करने से पहले कि ये सेशन जो है वो पूरी फैमिली के साथ में देखा जाता है, तो आप आपका ऑडियो वीडियो प्लीज ऑफ रखें और ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक वर्ड बहुत मायने रखता है जो भी आज आप सुनोगे। और आखिरी तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत स्पेशल कुछ है आज। तो हमारे साथ में बने रहे आखिरी तक। और हम आज जो त्रिवेणी हमारी है उनके साथ में हम आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला पुष्प या फिर सबसे पहली जो महिला जो मिस पल्लवी सिंघा रॉय हमारे साथ में है, उनके बारे में मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी। इन्होंने काम किया है आईटी फील्ड में, खुद एमबीए है, इन्होंने इंटरनेट के बहुत सारे अलग अलग जरिए के हिसाब से उनकी पढ़ाई हुई है। नेशनल लेवल पे ये वॉलेंटियर कर चुके हैं एनएसएस में इसके कॉलेज के दौरान। ये अटैच भी थी एक गए साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज के साथ में, जहां पे एआई प्रोजेक्ट जो अभी हम ऑन पैसिव जो बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारा है, उसी प्रोजेक्ट्स के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर चुकी है। एंड ये आज की तारीख में एज एन आईटी प्रोफेशनल भी काम कर रही है। तो इनके बारे में हम कितना कहे ये कम है, मगर हम उनसे सुनना चाहते हैं कि उन्होंने ऑन पैसिव को किस नजरिए से वो देखते हैं, या फिर उनका जो भी नॉलेज है वो हम तक वो किस तरह से पहुंचाएंगे। आज पूरा भारत आप सभी लोगों को सुनने जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला पुष्प जो हमारा है उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मिस पल्लवी सिंघा रॉय, प्लीज आइए और आपकी बातें हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी मैम। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए फिर से इतना ये डिमांड रहा कि ये हम लोगों का प्रोग्राम रहा था वो बहुत सक्सेसफुल था। तो सबका डिमांड के ऊपर आज हिंदी में जो प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं वो एक अनोखी इतना होगा, क्योंकि जिस टाइम पे वो प्रोग्राम पहले हुई थी ना, तो उस टाइम पे ओ फाउंडर हम लोगों के पास तब नहीं था। अभी ओ फाउंडर है, तो ये और एक नए स्टेप आगे हम लोग जा चुके हैं। और आज के प्रोग्राम के साथ हम लोग और एक आगे स्टेप पे हम लोग जाएंगे डेफिनेटली। तो सभी यहाँ पे मौजूद पैनलिस्ट को मेरा दिल से प्रणाम, और सारे अटेंडीज को मैं बोलूंगी कि आज का सेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है आने वाले टाइम पे आपके करियर के साथ आपको मिलेंगे होपफुली। सो यस, देखिए मेरा काम करने का या फिर एआई के ऊपर ऑलरेडी योगिनी मैम ने बोल चुके हैं, मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। तो एआई मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगी कि आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन पैसिव के नजरिए से देखोगे, या फिर आप थोड़े एआई को ऐसे ही आप अगर थोड़ा उसके सर्च बाद करोगे या फिर देखोगे, तो कुछ इस तरीके से वो आता है कि कोई भी कंप्यूटर, मतलब अभी के दिनों में कंप्यूटर हर किसी के घर में है, हर कोई कंप्यूटर को यूज कर रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे अपडेट चीजें भी आ चुके हैं। तो उस पे एक चीज यूज होता है एल्गोरिदम या फिर कोडिंग। ये सारे सवाल जो है, ये सारे वर्ड्स अभी यूज होने चालू हो चुके हैं। तो इसको अभी किया जा रहा है, एक प्रोसेस किया जा रहा है, एक प्रोसीड्यूर के साथ इसको आगे लेके जा रहे हैं लोग। तो इसको जैसे ही एक प्रोसीड्यूर के साथ लोग आगे लेके जा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि एल्गोरिदम्स के साथ साथ कंप्यूटर खुद से भी कुछ हमें देने लग चुके हैं खुद से। तो जब उसको और आगे लेके गए लोग, एक्सपर्ट लोग उसको और आगे लेके गए, तब उनको देखा कि कंप्यूटर को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से तैयार करें, तो वो अपने से कुछ चीजें
ना ऐसे डिसीजन लेकर सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो हमें दे सकते हैं। तो उसको और इस स्टेप तक जब लोग आ चुके थे, तब फिर एक्सपर्ट लोगों ने और इस पे काम किया और इस पे काम करते हुए अभी का जो हम लोगों के आगे आए ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके पे जैसे लोग तब एक सॉल्यूशन वो दे रहा था, अभी सॉल्यूशन को रेजोल्यूशन पे कन्वर्ट किया लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने उसको रेजोल्यूशन लेके आया, उसको क्विक रेजोल्यूशन पे कन्वर्ट किया, फिर उसको क्या किया, उस एल्गोरिदम को इस तरीके से एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के साथ हम लोगों के आगे लेके आए, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मतलब एक इंसान जिस हद तक काम कर सकता है, वो सारे प्रेशर लोड लेकर फिर अपना एक डिसीजन वो ले सकता है, उससे भी कई गुना ज्यादा कंप्यूटर कर सकता है, उसको उस तरीके से अगर प्रोसेस के साथ तैयार किया जाए तो वो उसको कर सकता है। तो इसका नाम लोगों ने इस तरीके से दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि काम कर रहा है एक रोबो के ऊपर, क्योंकि जब एल्गोरिदम और थोड़ा आगे बढ़ गया तो फिर रोबो ऑटोमेटिकली आ गए हम लोगों के आगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग अभी नेक्स्ट जनरेशन के तरफ बढ़ बढ़ चुके हैं, और हम लोगों के आगे 2020 या तक कि मैं बोलूंगी कि 2015 में ही हम लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। फिर धीरे धीरे जो हम पूरा फैलने लगा ना, तो वो करीब 2018 के बाद से 2017-18 के बाद से लोगों के ऊपर वो आया, तो 2018 में हमारा ऑन पैसिव भी आ चुका था। उसके बाद 2020 में जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आया, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि एक डिजिटल दुनिया भी आगे इसके साथ जा रही है, आगे इसके साथ बढ़ रही है, और लोग धीरे धीरे एक ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आना चालू करते हैं, और फिर डिजिटल दुनिया के साथ लोगों का मुलाकात होना चालू हुआ। और आज देखिए हम लोग डिजिटली आपसे भी मिल रहे हैं, तो है ना, हम लोग एक अलग एक नेक्स्ट लेवल एक नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज जो सारी चीजें उसके साथ साथ बढ़ चुके हैं, उनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये रोबोटिक्स, खुद से काम करने का तरीका, खुद से सोचने का तरीका, ये सारे चीजें जब धीरे धीरे आते गए, तो हम लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे काम करने के लिए टूल्स आप बोल सकते हो, प्रोसेस, ये सारी चीजें लैब से कुछ कदम और बढ़कर हम लोग के हाथ में भी आ गए, हम लोगों के पास भी आ गए, हम लोग उसको यूज भी कर सकते हैं, घर पे खरीद के लेके भी आ सकते हैं, इतने तक वो बढ़ चुके हैं। तो अभी जो चीज के ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों को बताना पसंद करूंगी, वो है कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर किस तरीके से एक एकदम आम जिंदगी में आम जनता के पास सर्विसेज के तौर पे, या तो गवर्नमेंट हो, या तो चाहे कोई पब्लिक सेक्टर हो, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो कोई इंडस्ट्री हो, किस तरीके से आम जनता तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इंडस्ट्री बेस पे हो, इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑन पैसिव एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, उस तरीके से हम लोगों के पास आ गए हैं। तो इसी के ऊपर पूरा खुल के आज हम लोग बात करेंगे, और मैं आप लोगों को थोड़ा एआई के ये सारे काम के ऊपर, ये सारे चीजों के ऊपर मैं बताना पसंद करूंगी। तो आइए देखते हैं अभी हम लोग ये एक नए टेक्नोलॉजी नए जनरेशन के साथ आ चुके हैं, अभी नए जनरेशन को किस तरीके से ये पूरा काम जो है ना ये हो रहा है। तो अभी के दौर पे अगर इंडस्ट्री 4.0 मैं आप लोगों को शेयर करूं, तो सारे इंडस्ट्रीज जो है भर भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले रहे हैं, अपने सारे काम को एकदम फाइनल टच देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रैब कर रहे हैं, उसके तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का डिमांड जो है काफी हद तक और इंक्रीज हो चुका है। अभी लोग बस 10 से 5 के या फिर 9-5 के बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं। सुबह भी उनको जो चीज चाहिए वो सेम टू सेम तरीके का सर्विस उनको शाम को भी चाहिए, या तो फिर उनको देर रात तक भी चाहिए, या तो फिर वो कोई और देश में हो और दूसरे देश पे उसको कोई सर्विस चाहिए तो वो भी उनको अवेलेबल चाहिए, चाहे वो वहां पे रात हो या फिर कहीं और दिन। तो ये जो सिनारियोज बन चुके हैं ना, तो इंडस्ट्री को भी अपने आप को ग्रो करना पड़ा, अपने आप को इस कदर हद तक सोचना पड़ा, और फिर एआई का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से आ चुका है और लोग इस पे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने सारे जो है इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ चुके हैं।
तो अगर इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप मानो आपके आजू-बाजू में बैंकिंग एंड फाइनेंस है, रिटेल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, हेल्थ केयर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए। इंश्योरेंस भी है, एजुकेशन, टूरिज्म, फूड सर्विस सेक्टर सारे। देखिए हम लोग बैंकिंग सेक्टर जो कि आम ज़िंदगी में हम लोग का एक बहुत ही ख़ास एक सेक्टर बन चुके हैं। फूड सर्विस सेक्टर मतलब खाने तक से लेकर मेरा पैसा जो है वो कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक एआई के ऊपर आ चुके हैं। अभी बात करेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना पसंद करूँगी हेल्थ केयर के ऊपर, क्योंकि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो सच में पिछले 2 सालों में हमें इतना तो सीख मिल चुकी है कि हेल्थ केयर को इग्नोर नहीं कर सकते, और किसी भी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, एमएनसीज हो, कोई भी, यहाँ तक कि आपके घर में भी इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ सीख हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी को देखते हुए ना ये हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर सबसे पहले तो टेली डायग्नोसिस, जो कि आई एम श्योर आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए आपने खुद इसको कुछ हद तक किया है, क्योंकि हम सबको इस तरीके से मिला भी है। बहुत सारे टेली मेडिसिन या फिर डॉक्टर के साथ फोन कॉल पे हम लोग करते थे, लेकिन वो उस पे एआई का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल अभी क्या कर रहे हैं, टेली डायग्नोसिस को लेके आ रहे हैं, ताकि एक जो डिस्टेंस का बात हम लोग देख देख रहे हैं, या फिर जो जगह हम लोग बाहर जा चल के भी हम लोगों को फील हो रहा है, तो ये इस पे इसका सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका जो यूजिंग सेक्टर है वो बढ़ चुके हैं। इंटेलिजेंस इमरजेंसी ट्रायल्स को भी आप ले सकते हो, उस पे भी आया है। तो कोई भी अगर मतलब एआई चाहे तो एक एप्लीकेशन के तौर पे ना आपको खुद जाकर वो चेकअप भी कर सकता है, फ़ॉलो-अप भी ले सकता है कि क्या आपने वो सही टाइम पे दवाई लिया, या फिर आपका अभी तक का ये आपको करना है। मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह करना होता है, तो उसका एक नोटिफ़िकेशन भी आपको भेज सकता है हेल्थ केयर सेक्टर पे। तो ये सारी चीज़ें, या तक कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वर्चुअल नर्सिंग, ठीक है? वो आपको पहुँचाया जा रहा है। तो उसके साथ-साथ और आगे अगर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ भी उपलब्ध है ऑलरेडी, कि सर्जरी जो है आने वाले दौर पे रोबोट्स करेंगे, और वो खुद कुछ डिसीज़न लेंगे, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर जो प्रेशर रहता है उसको थोड़ा कम करने के लिए इस चीज़ को लिया गया है, और जो जो कि अभी भी लैब बेस्ड पे है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये हो भी सकता है। तो ये मतलब और भी कई कई सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत सारे जगह पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है, बहुत सारे जगह पे अभी भी वो लैब बेस्ड जगह पे भी है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं चलिए एनर्जी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी का जो बात है, हम उसको छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। अभी भी अगर मैं आपके साथ इंटरनेट के ज़रिए तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमें हेल्प कर रहा है वो है एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट ना हो तो मैं आप आपके साथ कैसे जुड़ूँगी? नहीं पॉसिबल है ना? तो ये एनर्जी सेक्टर पे अ, इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि ये जो ग्रिड्स एक के साथ एक जुड़ी हुई है ना, इस पे खुद से अगर एआई इम्प्लीमेंट हो जाए, तो किस जगह पे कितना पावर चाहिए और कहाँ पे कंजम्पशन हो सकता है, इसका जो मैनुअल अभी तक चल रहा है, इसको हम लोग काफ़ी हद तक एआई के भरोसे हम इसको एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ हम लोगों का कॉस्ट भी बहुत कम कम हो सकता है, क्योंकि खर्चा भी बच जाएगा। इतने मैनुअल नहीं चाहिए। तो फिज़िकली जो काम हो रहा है काफ़ी हद तक उसको हम लोग इस पे ला सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या अगर हम लोग इसके ऊपर डिटेक्शन मतलब देख-परोख की कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कितना नहीं चाहिए एनर्जी, उसको अगर हम लोग देखना चालू करें, तो ये जो एक फ्रॉडुलेंट मतलब ये जो बहुत सारे जगह पे लोग जो है मेन तार से जो है कनेक्शन कर लेते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे तकलीफ़ें जगह पे जगह-जगह झेलने को मिलता है। तो इस पे भी हम लोग एक मेंटेनेंस टीम जहाँ पे काम करती है, उनसे भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हर एक जगह पे हम लोग इस पे जो है काम कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसके साथ-साथ हम लोग डेफ़िनेटली सोलर एनर्जी को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो ही आने वाले टाइम पे जो है एक एक सॉल्यूशन है
एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी सारे कंजम्पशन रहेगा, वो सारे चीज़ें हम लोग मीटरिंग के तरीके से हम लोग उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है ना, ये हम सबके साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है। और इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का जो 4.0 मैं बोल रही थी आपको पहले ही, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हुआ है। और उसपे जो मेन चीज़ है, वो है वर्चुअल रियलिटी को क्लियर कट तरीके से उन्होंने इसको किया है, रोबोटाइज़ेशन को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा वर्कफ़ोर्स रहता है, बहुत ज़्यादा मैनुअल लोग भी चाहिए फिज़िकली, तो उसपे सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके साथ-साथ जो चीज़ हम लोग चाहते हैं एक्चुअल में हो इम्प्लीमेंटेशन, वो हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ब मतलब कोल माइनिंग सेक्टर आप ले सकते हो, इंडस्ट्रियल इंटरनेट के ऊपर भी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है, ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ऊपर भी है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये तो आप सबको पता ही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। तो उसके साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं और भी, जैसे ऑब्स्टैकल्स होते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उस पे रेडर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के तौर पे उसको लॉजिस्टिक पे लगाया गया है। इंटेलिजेंस सर्च फॉर, मतलब फ्री पार्किंग होता है ना, ताकि आप ढूँढ पाओ। आपके पास अगर कोई गैजेट हो, आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन हो, जिस पे आप कहाँ पे फ्री पार्किंग है, उसको आप ढूँढ पाओगे। तो ये भी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे ही आता है। तो ये यहाँ पे भी एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो काफ़ी हद तक हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज़ में वो चल रहा है। इंडिया पे भी जो जहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, वहाँ पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, मिल भी जाएगा, आई एम श्योर 2 ढाई सालों में। और डेफिनिटली एजुकेशन सेक्टर को कैसे भूल सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो 2 ढाई सालों में एजुकेशन सेक्टर पे ही चेंजेस देखने को मिले हैं। हर एक के घर पे जो भी बच्चे हैं, आसपास के घर में बच्चे हैं, उनके जो चेंजेस उनको मिला है, जो लोग मतलब घर पे पेरेंट्स बोलते थे फोन से दूर रहो, अभी वो लोग खुद लेके आ रहे हैं फोन पे, कि आप फोन पे क्लासेस करो, लैपटॉप पे क्लासेस करो, आप इंटरनेट का कनेक्शन है कि चला गया, 1 GB इंटरनेट है कि खत्म हो गया, मतलब ये पूरा सेटअप अभी चल रहा है, वो हो चुका है ऑलरेडी। 2 ढाई सालों में इतना चेंजेस तो मतलब हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, ठीक है? तो ये चेंजेस एक्चुअल में हुआ है। और इस पे मैं क्या बोलूँ, मतलब जो भी एक वर्चुअल ट्यूटोरिंग सिस्टम लेके आया है ना, उसके साथ-साथ एक इंटेलिजेंस लेवल पे भी उसपे काफ़ी हद तक बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, उसपे आपको खुद देखने को मिल जाएगा एआई का इम्प्लीमेंटेशन करके उन्होंने किस तरीके का आपको डिमांड चाहिए, उस हिसाब से आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सारे चीजें आपके पूरा इंडस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट अभी डेफिनेटली हम लोग ऑन पैसिव को लेकर बात करेंगे, क्योंकि उनके जो सारे टूल्स है ना, वो सारे टूल्स के ऊपर जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके सारे टूल्स को, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि थैंक्स टू एस्मुफोरे सर, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें एक फाउंडर पोजीशन हमें दिया है। और हम लोग इतने अच्छे एक हम लोगों का जो इंडियन एलसी मेंबर्स है, जितने इंडियन हम लोगों का लीडर है ना, उनका तो मैं मतलब दिल से थैंक यू कि उन्होंने इस तरीके का एक सेटअप उन्होंने बना के रखा है। हर एक फाउंडर को वो सारे टचअप मिले जो एक्चुअल में ऑन पैसिव हम लोगों को देना चाहते हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की जो कोशिशें हम यहाँ पे किया जा रहा है, वो बेस्ट है। क्योंकि एआई और ईमेल का जो तरीका है बताने का, काम करने का तरीका, आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसके ऊपर होना चाहिए। इसको, ताकि आप जो है जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा, आप उस चीज को फील कर पाओ, आप उस चीज को जान पाओ। तो ये जो पूरी चीजें है ना, इसके ऊपर जो बेस्ट पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल डोमेन, अगर इसको मैं एग्जाम्पल बोलूं, सबसे पहले है वो ओ फाउंडर अपना, क्योंकि वो फाउंडर के अंदर जो भी सारे इंटीग्रेशन हुआ है टूल्स का, वो बेस्ट है। और अभी तो ऑलरेडी बोल चुका है कि जितने सारे हम लोगों का 50 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर भी एआई का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, सारी चीजें रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगी कि करेक्शन टू द करप्शन, जो कि ऑन पैसिव का सबसे बेस्ट पार्ट है, आप अपने से पेमेंट करो और डायरेक्ट टू आप कंपनी के साथ जुड़ जाओ, और कंपनी आपको डायरेक्टली मेल करेगा। तो इससे बढ़िया चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट इज द मेन सोल्यूशन।
और नेक्स्ट जो चीज है वो है कि यहाँ से थ्रू एआई बेस्ड आपका काम का सारे असिस्टेंट को मतलब एकदम आपका जो बिजनेस है उसको पूरा असिस्टिंग तौर पे आपको दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास सारे वो आपका वेल्थ जनरेशन अगर आप बोलो, वो सारे फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, एंड ओनली ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म है। तो आप एक फाउंडर भी हो, आप उसके साथ साथ सारे टूल्स को यूज करने के साथ साथ आप एक रिटेलर भी बन सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, आप एक बिजनेस पर्सन भी बन सकते हो, क्योंकि आपके पास बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो ये जो डिजिटल डोमेन हम लोगों के आगे ऑन पैसिव लेके आ रहे हैं ना, तो सारे जिस तरीके से हम लोग देखिए इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ तो हम लोग नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन जितना हम लोगों का हैसियत है उस हिसाब से हम लोग एक फाउंडर पोजीशन लेकर हम लोग डेफिनेटली इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो कोशिश रहा है एआई के ऊपर आप लोगों को बताने की, आप लोगों को एक जानकारी देने की, वो शायद मैंने आप लोगों को दिया है। थैंक यू मुझे इतने देर तक सुनने के लिए। ओवर टू योगिनी मैम। थैंक यू सो मच पल्लवी। बहुत बढ़िया। आपने जो उसमें एक बात कही उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगी। आपने जो कहा कि एआई बेस्ड पार्किंग लॉट्स जो होते हैं, जहां पे लोगों को समझ में आता है कि आपको जहां पे डेस्टिनेशन पे जाना है वहां पे पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। ओके, नॉर्मली इंडिया में अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, फिर वहां पे ढूंढते हैं कि कहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स है, और उसके बाद में वहां पे हम लोग अरेंज कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। मगर मैं जब सिंगापुर गई थी तभी वहां पे जब एयरपोर्ट से लेके जब मेरा जाना जहां पे था, तो ऑन द वे जब मैं जा रही थी तभी मैंने बोर्ड्स देखे थे। वहां पे बोर्ड्स है, जैसे एलईडी बोर्ड्स अपने यहाँ पे लगते हैं वैसे एलईडी बोर्ड्स है। पहले दो तीन देखे तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है वो चीज की वो क्या है। मगर वहां पे जाने के बाद में वो चीज दिखाई देती थी कि वहां पे एरिया वाइज कितने पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल है, कितने फुल है, कितने कितने टाइम में स्पेस वहां से वेकेंट हो जाएगी। एवरी किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स पर वो बोर्ड्स थे, जहां पे हर एक चीज में वहां पे गाइड, वो पूरा बोर्ड देखेगा तो सामने वाले को समझ में आएगा कि मुझे जहां पे जाना है वहां पे वैकेंट है या नहीं है। तो ये बात इतनी अच्छी लगी थी मुझे कि अपने यहाँ पे भी बिल्कुल अपने यहाँ पे भी वो चीज आएगी, मगर भले थोड़ा टाइम लग सकता है मगर आएगी बिल्कुल। तो वो चीज मुझे एकदम क्लिक कर गई जब आपने बोला कि पार्किंग स्लॉट्स में भी एआई काम करता है। सो थैंक यू सो मच उस बात को वापस मुझे याद दिलाने के लिए कि ऐसी चीज मैंने कुछ देखी है करके। सो सबकी तरफ से मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगी पल्लवी जी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे दूसरे पुष्प जो है अर्चना गवांडे जी। तो उनके बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगी, मगर सबसे पहले बात एक शेयर करना चाहूंगी उनके बारे में कि अर्चना और मैं, हम दोनों एक ही बर्थ डेट शेयर करते हैं। तो ये चीज हमें मुझे पता चला था तो मुझे इतना अच्छा लगा था वो बात कि और एक इंसान है जो कि मेरी बर्थ डेट शेयर करता है। सो अच्छा लगता है जब आपके साथ में कोई आपकी बर्थ डेट शेयर करता है और फिर वो दिल के बहुत करीब हो जाता है। सो अर्चना, यू विल ऑलवेज बी विद थैंक माई यू। हार्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है क्यों? ये जो तीनों डायमंड्स है हमारे, इन तीनों डायमंड्स के लिए मैं होस्ट कर रही हूँ और मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उस बात की। तो अर्चना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो अर्चना ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। आज की तारीख में एज एन बिजनेस मैनेजर जिम फ्रेंचाइजेस चेन के लिए वो काम करते हैं। उसके साथ साथ वो ब्लॉगर भी है, जहाँ पे अलग अलग ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेसेस में भी है, जहाँ पे जिम्स की वेरियस सिटीज में उनकी फ्रेंचाइजेस दी जाती है, और वो खुद उस जिम फ्रेंचाइजेस की ओनर भी है। सो बहुत प्राउड फील होता है अर्चना आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सो आइए, आपसे हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम, थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग इंडिया। और सबसे पहली बात तो पल्लवी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पल्लवी मैम ने बहुत बढ़िया अपने जो शब्द है वो यहाँ पर रखे,
और मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि एआई का इम्प्लीमेंटेशन कितने कितने कैसे कैसे सेक्टर्स में आने वाले दिनों में इंडिया में होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेशन में, और यही है एआई। और इसे ही हम कुछ रिवॉल्यूशन कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी नई आती है और जब हम अपडेशन पे जाते हैं। तो ऑन पैसिव क्या कर रही है? ऑन पैसिव भी यही चीजें कर रही है। ऑन पैसिव भी ये जो टूल्स ला रही है वो मार्केट के ट्रेंड को देख के वही ला रही है। तो अभी सबसे पहली बात तो जैसे अभी पल्लवी मैम ने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है कि एआई का कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा, हर जगह पर मैम ने पूरी अच्छी तरीके से कवर किया है। एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैकेनिक्स में भी मुझे पता है, आई थिंक कि मैकेनिक्स में भी एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे हमारे कार का व्हील बैलेंसिंग है, अलाइनमेंट करना है, तो वहां पे भी जो वेट्स के कैलिब्रेशन होते हैं वो अभी डिजिटलाइजेशन से हो रहे हैं, बट आने वाले दिनों में वो भी सारा ऑटोमेशन मोड पर ही जाएगा। तो हमारी जो लाइफ है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी जब ऑटोमेशन आएगा हमारे लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम ने एनर्जी कंजर्वेशन के भी बारे में बात कही कि वहां पर भी एआई आएगा। तो सारी चीजें सब ठीक है, बट अभी हम आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, वो जो है वो ट्रैफिक कि ऑन पैसिव में अगर हम आए हैं तो लोगों को यही एक कहना होता है कि मतलब लोगों को बात वो डाइजेस्ट नहीं होती है कि हम इतना कम पैसा फाउंडरशिप का देकर यहाँ से अर्निंग्स कितना मतलब इतने ह्यूज में रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं, मंथली वो भी ठीक है। ईयरली अगर रहता है तो चलो ठीक है, बट मंथली वहां से इतना ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो यही बात होती है फ्रेंड्स ऑनलाइन की। अगर आप पावर ऑनलाइन का समझ लेते हो तो ये बहुत इजी हो जाएगा किसी के लिए ये समझना कि ऑन पैसिव जब मार्केट में जो टूल्स ला रही है वो टूल्स के बदौलत कितना ह्यूज ट्रैफिक जनरेट कर रही है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आप सभी से बोलना चाहूंगी कि फिलहाल हम लोग का जो फाउंडर्स का जो काउंट है वो 11 लाख प्लस हो चुका है। अब ये 11 लाख प्लस ये जो फाउंडर्स है, ये हम लोग एक, हम तो खुद कहते हैं कि वी आर फाउंडर्स ऑफ ऑन पैसिव, लेकिन हम लोग तो सबसे पहले कस्टमर्स है ऑन पैसिव की। हम लोग ही खुद एक ऐसा ट्रैफिक है, ऐसे ह्यूज ट्रैफिक है, बिफोर लॉन्चिंग ऑन पैसिव ने इतना बड़ा अपना कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर जो बेस रहता है वो पहले से ही क्रिएट कर रखा है। अगर अभी हम बात करते हैं ओ फाउंडर की फ्रेंड्स, तो देखिए ओ फाउंडर की ये जो न्यू वेबसाइट है, इसमें जो टूल्स है, जैसे ओनेट की मैं बात कर लेती हूँ। अगर ओनेट का आप एक एस्टिमेशन निकालते हो, डेली एस्टिमेशन की कितने फाउंडर्स वहां पे डेली विजिट करते हैं, तो आपको दिखेगा कि कुछ हजारों या लाखों की संख्या में वहां पर फाउंडर्स विजिट कर रहे हैं डेली। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताए, अगर हम 11 लाख लोग नहीं रहते तो ओ नेट पर कौन गया रहता और किसने वो यूज किए रहते? वो सेम एप्लीकेबल होता है ओ चैट, ओ मेल, ओ स्टाफ पर, ओ ट्रैकर पर भी। बट यहाँ पर मैं और एक बात डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ बहुत क्लियरली कि देखिए फ्रेंड्स, ऑन पैसिव में ये जो ओ फाउंडर में जो इंटीग्रेशन हुआ है टूल्स का, इसमें सिर्फ एक ये ओ नेट ही एक ऐसा एप्लीकेशन है जो B2C काइंड ऑफ टूल है। B2C मीन्स डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर तक। ऑन पैसिव एक हमारा बिजनेस है सबसे पहली बात तो, और जब ऑन पैसिव मार्केट में खुद को लाएगी तो खुद को जब मार्केट को जब शो करना पड़ेगा ऑन पैसिव को, तो कुछ दमदार टूल्स भी तो मार्केट में हमारे पास चाहिए शोइंग के लिए, ठीक है। तो जब हमारी ये मार्केटिंग प्लानिंग चालू हो जाएगा, पूरा मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस दौरान ओ स्टाफ, ओ चैट, ओ डेस्क और ओ ट्रैकर, ये जो सारे B2B काइंड ऑफ जो भी टूल्स है, ये हम लोगों के लिए बहुत पावरफुल वेपन की तरह पर साबित होने वाले हैं। और इसी के बेसिस पर जब मार्केटिंग कैंपेनिंग होगा तो ऑन पैसिव के जो मोटिव है कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है उनको टारगेट करना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को तो यूज में नहीं आते हैं ये टूल्स, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, आपको यूज में नहीं आ रहे हैं वो बात अलग है, आपको आ रहे हैं, आप यूज करिए, बहुत अच्छी बात है। एक ऑन पैसिव के लिए आप खुद एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ऑन पैसिव का बिजनेस ग्रो करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए। सेकेंड चीज, अगर हम ये जो टूल्स है, जो B2B वाले जो टूल्स है, अगर हम इसको ज्यादातर नहीं लाते वो फाउंडर में, तो क्या होता था कि जो हम लोगों का जो टारगेट है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को स्ट्राइक करना है, हमें उनका अटेंशन लेना है, उनके ऑन पैसिव में उनकी एंट्रीज कराना है, वो सारी चीजें हम नहीं कर पाते।
तो यहाँ पर जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करते हैं, नॉर्मली वेबसाइट अगर हम बनाते हैं हमारी और गूगल पे अगर हम उसे डालते हैं, तो उसको भी हम लोगों को रैंकिंग में लाने के लिए बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को बहुत से प्रोसीजर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग कराना होता है, हम लोगों को एसईओस कराने होते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग करानी होती है, बहुत सारे ऐसे बारकाइयां होती है किसी वेबसाइट को ग्रो कराने के लिए, जो हमें टूल्स का ही सहारा लेना पड़ता है। और फिलहाल अगर हम अभी मार्केट में देखेंगे तो सारी की सारी जो टूल्स है वो सारे डिजिटल टूल्स अभी है और बहुत ज्यादा मैं कहना चाहूंगी कि एक्सपेंसिव रेट्स में है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं ऑन पैसिव के टूल्स के साथ। तो एसईओ की अगर मैं बात करती हूँ तो एसईओ भी $500 के अराउंड आता है। अगर उसका पैकेज हम हायर करते हैं मार्केट से, तो हम लोगों का चांसेस रहता है वेबसाइट का कि फर्स्ट रैंक में आना। देखिए, वेबसाइट्स तो बहुत सारी रहती है, लेकिन हम लोगों की वेबसाइट का क्वालिटी क्या है, हम लोग क्या देना चाहते हैं और हम लोगों का पर्पस क्या है, उस हिसाब से गूगल के सर्च में हम लोगों को आना पड़ता है। और अगर हम रैंक 1 to 10 में भी अगर आ जाते हैं तो हम लोग हमारा अच्छा सा ट्रैफिक हम जनरेट कर लेते हैं। अब ट्रैफिक किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, वो है गूगल एडसन। गूगल एडसन होता है कि हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और गूगल से अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो वहां पर हम वीडियो पोस्ट कर सकते हैं गूगल का अप्रूवल लेकर। और अगर कोई विजिटर आता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए और वो एडसन को अगर क्लिक करता है, पढ़ लेता है या फिर देख लेता है वो विजुअल कंटेंट, तो उसका जो रेवेन्यू है वो हमें जनरेट होता है। सेकेंड थिंग है फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है और उस ब्रांड का वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर एक कंटेंट टाइप किया, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, सारी चीजें लिख ली मैंने। और अगर कोई यूजर आता है तो मैंने वहां पे नीचे उसका लिंक भी दे दिया है, पोस्टर भी दे दिया है। अगर सपोज कर लीजिए कोई आ रहा है, सपोज कर लीजिए दिन में 10 लोग आ रहे हैं और 10 लोग वो कंटेंट को पढ़ रहे हैं, उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वो डायरेक्टली वो लिंक से वो डायरेक्ट वो कंपनी से वो परचेस कर सकता है। तो वो लिंक हो गई फ्रेंड्स, एक एफिलिएट लिंक बोल सकते हैं। और मैं जो काम कर रही हूँ, मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, जिससे मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगा। तो ऑन पैसिव में भी यही सारी चीजें होगी फ्रेंड्स। हम लोगों के नाम की जो वेबसाइट बनेगी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, ट्रैफिक जो भेजने का काम करेगी वो भी ऑटो पायलट मोड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगी। उसके बाद में जो भी हमारे टूल्स रहेंगे, परचेस टूल्स रहेंगे, वहां से कोई आता है और वो चीज परचेस करता है, यूज करता है, तो उसका कुछ पार्ट ऑफ कमीशन हम लोगों के वॉलेट्स में जनरेट होगा। सो दैट इज एफिलिएट कमीशन बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ एज अ फाउंडर है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वी ऑल आर लाइक एफिलिएट मार्केटर्स, ठीक है। तो हम लोगों के वॉलेट्स में जो जनरेट होगा वो एक पार्ट ऑफ कमीशन हम लोगों के वॉलेट में जनरेट होने वाला है। तो फिलहाल अभी 11 लाख लोग हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब ऑन पैसिव अपने एक्शन में आ जाएगी, मार्केटिंग कैंपेनिंग जब स्टार्ट कर लेगी, तो मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट करने के बाद में ये जो फाउंडर्स का जो काउंट है वो बहुत ट्रिमेंडसली मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, जैसे हम लोग इसमें क्यों जुड़े, हम लोग टूल्स और ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर गई और हम लोग इसमें आ गए। तो ऑन पैसिव का भी यही पर्सपेक्टिव है, जैसे एज सर ने लास्ट टाइम कहा था कि मार्केटिंग हम लोगों को कैसे करनी है। मार्केटिंग हम लोगों को इस पर्पज से करनी है, ना कि लोगों को ये बोल के कि यहाँ से आप करोड़ों कमाओ, लेकिन आपको ये ऐसी मार्केटिंग करनी है मार्केट में कि हम लोगों के टूल्स कैसे हैं, जो भी है हम लोग टूल्स के बेसिस पर है, तो टूल्स कैसे है, टूल्स की क्या क्वालिटीज है, इस बेसिस पर हमें मार्केटिंग करना है। तो इस तरीके से मार्केटिंग के कुछ जो कंसेप्ट है वो मार्केटिंग के कंसेप्ट एक्शन में आएंगे और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत रैपिडली बढ़ता जाएगा। अब देखिए, वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के लिए एक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए उसका एसईओ बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। तो वैसे ही हमारे ऑन पैसिव का जो फाउंडर की वेबसाइट है, उसका एसईओ एस्टिमेशन अगर हम करते हैं तो 85% स्ट्रांग है एसईओ ऑन पैसिव का। और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतने ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ फाउंडर हम लोग खड़े हैं।
ठीक है। सो बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगी, बट आई थिंक मैंने यहाँ पे मेरी थोड़ी सी जो कोशिश मैं करना चाह रही थी आप लोगों को बताने की कि ट्रैफिक के किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है ऑन पैसिव में। बहुत से तरीके हैं, टूल्स है, उसके बाद टूल्स के सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस है, उसके बाद ब्लॉग्स है, onpassive.com है। तो ये चारों तरीके से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पूरा हम लोगों के फेवर में ही एक हम लोगों को कमीशन जनरेट करके देने वाला है। इन शॉर्ट बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑन पैसिव टीम चैंपियंस पर हम लोगों का ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत होपफुल भी रहने वाला है बहुत लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू योगिनी मैम। थैंक यू सो मच अर्चना। बहुत ये बात आपने आखिरी की जो बात कही वो सच में बहुत बढ़िया है। ये हेल्पफुल तो बिल्कुल, एक एक वर्ड आप जो भी वर्ड कह रहे हो, अभी पल्लवी ने आया, उन्होंने जो भी टॉपिक पे शेयर किया, या फिर आप अभी आ रहे हो, आपने जो भी बातें बताई, ये हर एक वर्ड बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप मुझे देखो तो मैं टेक्निकल फील्ड से बिल्कुल नहीं हूँ, मगर मैं सीख रही हूँ कि हर एक चीज कैसे अलग अलग चीजों के जरिए हम तक पहुंच रही है। जो हम टेक्निकल सेशंस लेके आ रहे हैं या फिर इस तरह से जो भी हमको नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज की वजह से हम खुद को एजुकेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से ऑन पैसिव हमारे सामने आ रहा है, या फिर आने वाले दिनों में किस तरह से हमको उसका हेल्प होने वाला है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ में आज इतनी सब बढ़िया शेयरिंग करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम, मैं बोलूंगी क्या बोलते वो, दो दिल एक जान। तो दो दिल एक जान मेरी प्यारी ममता जी, तो ममता को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मगर उसके पहले आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज पहली बार उसको इस तरह से इनवाइट कर रही हूँ। देखो, एनर्जी ड्रिंक दे दिया इतनी बात करने के बाद में अनूप जी ने, देखा, अकेले अकेले खिला पिला दिया उधर अर्चना को। चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से भी एक घुट पी ली ना उधर, है ना। एनर्जी बहुत जरूरी होती है हमको, जब हम इस तरह से इस माहौल में काम करते हैं तो बिल्कुल जरूरी है। तो ममता जी के बारे में अगर मैं आगे बताऊं तो बीएससी माइक्रो किया हुआ है उन्होंने, एमए एमफिल है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। मैंने अभी तक खुद सुना नहीं है, मगर उम्मीद रखती हूँ कि बहुत ही जल्द उनकी आवाज में सुनूंगी उस हिसाब से। एमपीएम है, एजुकेशनल फील्ड में बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस रहा है। डीएमआईटी कंसल्टेंट है, और ये आज की तारीख में रिलेट करना चाहती है जो भी फील्ड्स है उनको ऑन पैसिव से। और आज वो आपके लिए वो प्रेजेंट करेंगी एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जो हम बोलते हैं, एक आम आदमी जो है, उनकी जो भी सिनारियोज है, करंट सिनारियोज जो भी है, और फ्यूचर में उनकी सिनारियोज क्या होने वाली है, ऑन पैसिव के साथ में किस तरह से उनको वो रिलेट करेंगी, या फिर थ्रू आउट द ग्लोब किस तरह से लॉन्च होने के बाद में ऑन पैसिव से किस तरह से एक आम आदमी किस तरह से रिलेट कर पाएगा। तो इस फील्ड पे इस बातों में आज उनके साथ उनकी तरफ से हम आज सुनेंगे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, ममता जी प्लीज आइए और आपका स्वागत है आज के इस त्रिवेणी मंच में। प्लीज वेलकम। धन्यवाद योगिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है आप मुझे इनवाइट कर रही हैं। और इस त्रिवेणी में मैं कहूँगी कि अभी पल्लवी जी और अर्चना जी ने उनके जो भी विचार रखे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका स्तर बरकरार रहे, क्योंकि इनका फील्ड थोड़ा अलग है। और मैं जो भी नॉलेज इकट्ठा करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सब जगह का नॉलेज जो है वो एक जो हमारा प्रैक्टिकलिटी होती है ज़िंदगी में, उसको मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ। तो इस बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो अभी पल्लवी जी ने कहा है कि सर्विस सेक्टर में, या फिर वो मेडिकल फील्ड हो, या फिर माइनिंग सेक्टर हो, या फिर उन्होंने पार्किंग लॉट्स के भी बारे में कहा, या फिर घर के बारे में कि घर में भी आपको एआई का इस्तेमाल करना होगा, या फिर वो आपकी ज़रूरत बनेगी। और अर्चना जी ने अभी कहा है कि जो ट्रैफिक कैसे हम लोग पुल करेंगे, और ये जो ऐश मुफारा कहते कि हर एक के पॉकेट में बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर जाएंगे बिना काम किए।
तो ये कैसे होगा? तो इंटरनेट पे पैसा है। तो अभी मैं यहाँ पे जोड़ूंगी कि सर्विस सेक्टर में एआई है और ये ट्रैफिक के ज़रिए जो पैसा मिलता है इसमें और अभी की ज़िंदगी में क्या अंतर है। तो एक इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का जो अंतर है वो मैं थोड़ा डिस्कस करके प्रयास करूंगी कि मैं कुछ कहूँ उसके बारे में। पैसा इंटरनेट पे है और आम आदमी झगड़ता है पैसों के लिए। कोई भी इंसान हो या फिर वो काम करता है पैसों के लिए, बहुत कम लोग हैं गिने चुने जो अपने खुशी के लिए और पैशन के लिए काम करते हैं। दुनिया की 90% आबादी जो भी जूझ रही है, जिसके लिए तरस रही है, वो है पैसा। 99.9% सारे ही प्रॉब्लम पैसे से ही होते हैं और पैसे से ही सॉल्व होते हैं। तो इन दोनों बातों को नज़र रखते हुए मैंने कुछ बीच में कहा था कि अगर स्टूडेंट और सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर है, लेकिन दोनों इसमें अपना खुद का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हम किसी एप्टीट्यूड टेस्ट का सहारा लेते हैं, चाहे बच्चों के लिए हो या सर्विस सेक्टर के लिए। चलो एजुकेशन सेक्टर में तो हम ये कहेंगे कि बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर में उनका एक जॉब प्रोफाइल तय करना होता है कि वो कहाँ पर बहुत इजी काम कर सकते हैं, और जो जितना भी उनको इजी होगा उतना उनको अपनी प्रोफाइल में ऊपर के पायदान पे जाने के लिए उनको आसान होगा। तो तरक्की के लिए है। सर्विस सेक्टर में ये है कि उनका काम का स्तर बहुत बढ़े। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी ली जाती है उसमें बहुत बार हम लोग पाते हैं कि क्या क्या होता है। तो कुछ लोग लिंग्विस्टिक्स में अच्छा काम करते हैं, मतलब उनको भाषा के ऊपर उनका प्रभुत्व होता है। कोई लोगों को विजुअलाइजेशन 3D 4D जैसे होता है, वो आर्किटेक्चर वाले लोग होते हैं, उन लोगों को वो एक समझ होती है। कोई लोगों को म्यूज़िक इंटेलिजेंस होता है, किसी लोगों को बॉडी काइनेस्थेटिक के बीच में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल जो भी एप्टीट्यूड होता है, मतलब एक इंटेलिजेंस होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है, जो कभी पेड़ पौधे या फिर जंगल के इसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एग्जिस्टेंशियल मतलब आध्यात्मिक लोग होते हैं कि मैं क्यों हूँ, कि ये क्या है। तो इस बारे में बहुत सी चर्चा होती है। और कंपनी वाले क्या करते हैं कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्वॉट एनालिसिस लगते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को तो ठीक है, वो तो मैनेज हो ही जाता है, लेकिन थ्रेट्स और जो वीकनेसेस होते हैं उनके ऊपर हमको काम करना पड़ता है। इसके ज़रिए हम लोगों को वर्क फोर्स का जो स्तर होता है उसको हम लोग एनहांस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आती हूँ कि ये तो सब चल रहा है कि कंपनियां अपने लोगों को ट्रेनिंग दे के ये कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात एआई और मशीन लर्निंग की करते हैं तो मशीन लर्निंग और एआई क्या है। मशीन को हम इस तरीके से उसमें सब सेव करते हैं या फीड करते हैं, उसको इतना सिखाते हैं कि वो बखूबी ह्यूमन ब्रेन की तरीके से सोचे समझे, और अगर वक्त आए तो वो कुछ जिम्मेदारियों को पार करते समय डिसीजन भी ले ले। तो ये जो बातें होती है कि डिसीजन तक, मतलब सिखाने से डिसीजन तक हम मशीन लर्निंग के द्वारा जो हम डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन के द्वारा नहीं होती है, वो एक मशीन के द्वारा होती है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। अब बारी आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, मशीन लर्निंग हर जगह है, तो कोई और 5-10 साल के बाद वर्कफोर्स रखेगा तो कैसे रखेगा? जो ऑटोमेटिक है, जिनको ट्रेनिंग सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, जिनको ट्रेनिंग के ऊपर उनको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनका जो प्रोफाइल के लिए जो भी रखेंगे वो ऐसे ही मशीन लर्निंग के द्वारा, मतलब रोबोट्स रहेंगे कि जो काम करेंगे। तो पिछली बार भी हमने कहा था कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्या? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आज की तारीख में जो भी हम प्रोफाइल्स ढूंढते हैं वो प्रोफाइल्स चेंज हो जाएंगे, काम करने की पद्धति जो है वो बदल जाएगी। तो अब काम करने की पद्धति वहाँ तक मशीन लर्निंग और इसके एआई को समझने वाली जो वर्कफोर्स है वो जब तक ट्रेनिंग लेके मार्केट में नहीं आती है तब तक क्या होगा कॉमन मैन का। हाँ,
बेकारी तब तक कुछ देर के लिए तो बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा, हर एम्प्लॉयर चाहेगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले या फिर बड़े ये कहेंगे कि चलो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ये करने की, आदमी को रखने के बजाय हम रोबोट्स के AI और मशीन लर्निंग से काम करवा लेते हैं। तब तक क्या होगा? मैं मिस्टर ऐश मुफर्रा, हमारे जो CEO, हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि ये सब आने वाला है। हमारे टूल्स भी, जैसे अर्चना जी ने एक्सप्लेन किए, टूल्स बहुत है, AI मशीन लर्निंग के ज़रिए टूल्स बहुत आने वाले हैं, इजी होगा। और हर कोई कॉमन मैन भी चाहता है कि हमारी ज़िंदगी ऑटोमेशन में चले। जैसे हमने कल भी सुना था कि छोटे फ़ोन से या फिर पेजर से आज हम स्मार्टफोन तक हमारी जर्नी हुई है। फ्रिज तो छोटा था, डबल डोर आया, ट्रिपल डोर आया, कारें भी हम चलाते थे, पहले गियर की थी, कम बिना गियर की आ गई, अभी तो ऑटोमेटिक हो गई है। तो ये जो अंतर है हमारी ज़िंदगी में है, तो ये सारा कॉमन मैन चाहता है कि हर कोई सुविधा उससे मिले। तो ऑटोमेशन को कॉमन मैन बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी से अपनाएगा। तब क्या होगा? जो भी प्रॉब्लम होगा, हम तो खुलेआम से हमारे वेबिनार्स में कहते हैं कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इसको, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को, ये जो है, इन सब बातों को निचोड़ के एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आए हैं मिस्टर ऐश मुफर्रा। कोई भी सेक्टर हो, उसको पनपने के लिए जितना भी टाइम लगता है, उस समय तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट में है या फिर कोई भी पैसे की किल्लत है, तो उसका तोड़ सिर्फ ऑन पैसिव है। क्यों? कि पहले ऑन पैसिव ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, जो डिसरप्शन होने वाला है बाद में, उसको बचाने के लिए पहले आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है कि चलो आप पैसा कमा सकते हो। ट्रैफिक, जो अर्चना जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कितना पैसा है। अभी 11 लाख अगर हम लोग हैं तो 11 लाख तो जो जाएंगे, विजिट करेंगे, तो कितना पैसा जनरेट होगा। तो जो इंटरनेट का जो एक पूरी आत्मा है इंटरनेट की, कि जो आप क्लिक करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितने लोग वहाँ पे आएंगे उस प्लेटफॉर्म पे, उनका पैसा बनता है। तो ये ऐश मुफर्रा सर ने हमको ये दिया है कि डिसरप्शन आने के पहले आप पहले खुद एक संभाल लो, आपका बिजनेस है, और वो भी ऑटोमेशन है, विदाउट लिफ्टिंग अ सिंगल फिंगर। कॉमन मैन, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करती हूँ मैं, तो क्यों, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर हम कहीं पर भी जाए, किसी सरकारी ऑफिस में, तो हमको 3, 4, 5 लाख, 10 लाख के लोन के लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जब जाके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। बाद में जो होगा हमको सब्सिडी मिलेगी, वो तो सब बाद में होगा, लेकिन तब तक पैसा खड़ा करके उसको चलाना होता है। वो चलाने के इक्विलिब्रियम जब तक हम ब्रेक नहीं करते, तब तक प्रॉफिट नहीं होता। ऑन पैसिव बहुत सिंपल बिजनेस है। एक तो ऑटोमेशन है, जो भी हमारी, अगर फाउंडरशिप आपने ले ली है तो $97 और सर्विस चार्जेस है, और अगर आप रीसेलर करके आए तो जो भी हमारा तय होगा $250-300 वो आप देके, मतलब 15-20 हज़ार दे के ही आप आ सकते हो। तो ये खुद में अपने आप में एक सपना है कि इतने कम पैसे में इतना बड़ा बिजनेस हम खड़े कर सकते हैं। क्यों करेंगे? ग्रेजुएशन, BEd, D.Ed ये करके फिर 15,000 की नौकरी कौन करेगा? वो भी 2-3 साल के ट्रेनिंग के बाद में अगर आपको कुछ मिल रहा है, नौकरी मिलती है 15,000, 20,000। अब जब आप 15-20 साल करते हो तब आपकी बढ़ती है, अगर इंस्टीट्यूट सही हो। फिर भी आज की तारीख में कोरोना की वजह से तो कितना आया है कि या फुल पेमेंट नहीं है, या फिर पेमेंट ही नहीं है, या फिर जो भी है, या फिर इंस्टीट्यूशंस बंद पड़ रहे हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन बंद पड़े हैं, कंपनियां बंद पड़ी है। क्यों? पैसों की वजह से। अब ऑन पैसिव आई है इसका सबका। इसके बाद में जो होगा, कॉमन मैन काम करेगा अपनी पैशन के लिए, हम भी करेंगे आगे पैशन के लिए। पैसा ये भी निमित्त मात्र होगा, क्योंकि ऐश मुफर्रा की सोच है वहाँ तक कि आम लोगों को खास बनाने की ये जो जर्नी है ना, ये उनका विजुअलाइजेशन है। वो विजनरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन मैन को उठा के इतना अपलिफ्ट करेंगे कि वो आज जो भी हम लोग कहते हैं कि खास लोग हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑन पैसिव में ही जो भी फाउंडर्स है, वो लोग इतने बड़े हो गए होंगे कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कम नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई ऑन पैसिव को अपनाए, क्योंकि बहुत अभी हमारे पास बहुत देरी कमी है, जो है वो हमारा भविष्य और सुधरे।
ओ फाउंडर्स में हर रोज़ जाए, वो कुछ ना कुछ लिखे, जो भी अगर आपको कोई काव्य आता है या फिर वो आपको जो भी आपने दिन भर में कुछ अच्छा महसूस किया है। ऐसा तो होता नहीं, कॉमन मैन है, जैसे कुछ अलग लगता है, अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है, आप रखिए, आइए, हमारा ट्रैफिक बढ़ाइए, ऑन पैसिव को आगे लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की कि सर्विस सेक्टर और ये जो हमारी ट्रैफिक अर्चना जी ने कहा था, इन दोनों को कॉमन मैन की ज़िंदगी में उसको ढालने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको बुलाने के लिए। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। और मुझे लगता है कि एक आम आदमी की तरह हमारे पास जितने भी फाउंडर्स है, मोस्ट प्रोबेबली यही कैटेगरी से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, और आज उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में इतना बदलाव लाने वाला है। क्योंकि पल्लवी जी ने बोला, अर्चना ने बताया, और उसके बाद में बिल्कुल आपकी जो कॉमन मैन के ऊपर बातें हुई और किस तरह से वो रिलेट करेगा, इट्स यानी कि शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे बोलने के लिए कि किस तरह से हम हमारी सोच या फिर हमारी नॉलेज जो है या फिर हमारा माइंडसेट जो है वो किस तरह से हमारे में बदलाव होते जा रहा है। बहुत सारे लोग सीखते जा रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म में उनके पास नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। आज जैसे अभी आपने कहा कि कुछ ना कुछ नया आपके सामने जब आता है तो आप उस चीज को उस दिन की आपकी वो चीज होती है। तो मैं आज बिल्कुल यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद में, या फिर बोलो अब बहुत महीनों के बाद में, मैं नासिक में हूँ और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा है, कूल कूल नासिक में। आज मैंने ये बुक पढ़ी है। बुक का नाम है डिस्कवर द डायमंड इन यू, और इतनी बढ़िया है ये बुक के मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को कि मैं कुछ बोलूं, कि जो भी उसके बारे में एक थोड़ा डिटेल अगर मैं बोलूं तो उसमें जो चीजें बेसिक मुझे समझ में आई वो मैं यहाँ पे बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ। शायद हमारे लोग जो सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में आए कि हम हर एक इंसान जो है उसमें एक हीरा छुपा हुआ है, हर एक इंसान में एक डायमंड छुपा हुआ है। अगर वो ये समझ ले कि ये डायमंड को खोजे कैसे, या फिर कुछ बातें हैं वो अगर वो देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको उन्होंने वहां पे मेंशन किया है, कुछ वर्ड्स मेरे इंग्लिश में रहेंगे तो उनका हिंदी में रूपांतर इमीडिएटली मुझे करना नहीं आता। सो बात को सिर्फ आप समझिए कि क्या है और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि 4 सीज है, सी फॉर कैट। तो 4 सीज है जहां पे एक ह्यूमन डायमंड की ग्रेडिंग में हम उसको ग्रेड कर सकते हैं। डायमंड जिस तरह से ग्रेड किया जाता है, 4 सीज होते हैं जिसको कर देखते हुए डायमंड को हम परख सकते हैं कि ये 4 चीजें अगर डायमंड में है तो बट ऑब्वियस ये रियल डायमंड है। तो ये 4 सी है। एक सबसे पहला सी है कैरेट का। तो हम बोलते हैं अगर डायमंड खरीदना है तो ये कितने कैरेट का डायमंड है, तो उसका कैरेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो डायमंड किस तरह का है। फिर उसके कट्स किस तरह से है, तो वो कट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि डायमंड वो कितना रियलिटी में है। उसके कलर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो डायमंड का कलर किस तरह से है। और चौथी चीज है जो है क्लैरिटी उस डायमंड की, कि वो डायमंड कितना क्लैरिटी से है, कितना क्लियर है। ये 4 सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक सी जो है वो हमें 9 पीस दर्शाता है, 9 पीस है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है कैरेट। तो हम बोलेंगे कि भाई ये 24 कैरेट है, या फिर जितना भी उसका कैरेट का कुछ होता है। मैंने अभी तक खरीदने नहीं है डायमंड्स, तो मुझे उतना ज्यादा उसके ऊपर बोलने नहीं आएगा, मगर बट ऑब्वियस मुझे पता है कि ऑन पैसिव जिंदगी में है तो बट ऑब्वियस बहुत सारे डायमंड्स मेरे पास आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेट है उसमें 2 चीजें हैं जो कि हमें समझ में आती है। पहला है पैशन, जिसको हम बोलेंगे जोश। तो पहला पी है पैशन, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में जोश। दूसरा पी है पॉजिटिव एनर्जी। तो आप खुद में किस तरह से पता चलेगा आपको कि आप कितने कैरेट के हो, आपका खुद का ह्यूमन डायमंड आप कितने कैरेट के हो, तो जिसमें आपका जोश कितना है ये पता चलना चाहिए आपको। और पॉजिटिव एनर्जी आप में कितनी है ये आपको पता चाहिए। अगर भर भर के कूट के आप में जोश और पॉजिटिव एनर्जी है तो आपका वो जो सी है ना उसको टिक मार्क कर सकते हो आप। दूसरा जो सी है जिसको हम बोलते हैं कट।
तो देखो हम बोलते हैं अगर डायमंड ऐसा पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा तो वो डायमंड नहीं है ना, उस पे अगर कट्स है और वो कट्स इतने तराशते, वो बोलते हैं ना डायमंड को जितने कट्स आएंगे उसके ऊपर जितने कट्स अच्छे रहेंगे उतना डायमंड ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये जो कट्स है ये आपको दर्शाते हैं आपके तीसरे पी के ऊपर, जो कि है परफॉर्मेंस और प्रिजर्वेंस जिसको हम बोलेंगे। अगर हिंदी में अगर अगर मैं इसको बोलना चाहूंगी तो परफॉर्मेंस है जहां पे आप प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हो, प्रेजेंटिंग किस तरह से कर रहे हो। और अगर प्रिजर्वेंस में बोलूंगी तो आपकी दृढ़ता जिसमें हम बोलेंगे। तो प्रिजर्वेंस और परफॉर्मेंस ये दो चीजें दर्शाती है कि आप ये कट्स किस तरह से झेलते हो, आप कितना दृढ़ हो, आपके जो भी बातें हैं उसके ऊपर आपकी दृढ़ता किस तरह से है, आपका प्रदर्शन उसके लिए किस तरह से है, ये दो चीजें उसको दर्शाती है। तीसरी चीज आती है, तीसरा सी है जिसको हम बोलेंगे कलर। बहुत मायने रखता है कलर, उसके रीजंस मैं आपको बताती हूँ। छठा पी है जो कि है पर्सनालिटी का, और बहुत मायने रखता है। हम बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, या फिर पर्सनालिटी। एक बार हम बोलते हैं कि सामने से एक बार अगर इंसान को देख लिया तो सामने वाला, जिसको पता है कि सामने इंसान किस तरह से देखा जाता है, तो उसकी पर्सनालिटी होती है। जेब में कितने पैसे हैं ये लोग कभी आपको पूछेंगे नहीं, मगर आप जिस तरह से हो, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से है उस तरह से लोग आपको जज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है। अगर आप बोलते हो, जैसे अगर आप किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हो, अगर आप इतनी बड़ी 212 कंट्रीज में अगर ऑन पैसिव है और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, और अगर आपकी पर्सनालिटी ही सही नहीं है तो बंदा सामने आपके जो भी बैठा है वो आपको कभी ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं, आपको टाइम भी नहीं देगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से हो। उसके साथ साथ हमारा छठा पी है जो कि है पीपल स्किल। बहुत 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 मायने रखता है कि लोगों के साथ में आपका व्यवहार किस तरह से है। अगर लोगों के साथ आपका उठना बैठना, लोगों के साथ बात करना, लोगों के सामने जिस तरह से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी चीज और एक छोटी छोटी एक्शन बहुत मायने रखती है। जहां पे आपकी ये स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट उस कलर के लिए माने जाते हैं, जहां पे आपको तीसरा सी है पर्सनालिटी और पीपल स्किल्स के लिए। उसके बाद में आता है चौथा और सबसे लास्ट जो सी है वो है क्लैरिटी के लिए, और ये क्लैरिटी आपको दर्शाती है आपका पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल्स और पेट्रियटिज्म के लिए। अगर मैं पर्सपेक्टिव बोलूं तो परिप्रेक्ष्य, अगर इस बात को मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कि उसको हिंदी में किस तरह से डिफाइन करते हैं, मगर पर्सपेक्टिव है। दूसरी चीज है प्रिंसिपल, आपके सिद्धांत क्या है, बहुत बहुत मायने रखते हैं कि आप किन सिद्धांतों पे काम कर रहे हो, आप जो भी सामने पेश कर रहे हो किस सिद्धांतों पे है। हर एक के प्रिंसिपल्स है, हर एक प्रिंसिपल पे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, और प्रिंसिपल्स, अगर आप प्रिंसिपल्स के लिए चलने वाले लोग रहेंगे तो आपको लोग बहुत मानते हैं उस हिसाब से। तो ये प्रिंसिपल्स है। फिर पेट्रियटिज्म है, अगर मैं मेरे देश में रहती हूँ तो मेरे देश के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। अगर हम ऑन पैसिव लेके आ रहे हैं, भले ही वो वर्ल्ड वाइड है, मगर इंडिया के लिए वो कितना मायने रखता है ये हर एक इंडियन ही जानता है जो कि फाउंडर है। और वो हर एक कोशिश करना चाहिए, हर किसी ने, अगर वो इंडियन फाउंडर है। मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इंडिया के जिसकी भी, भले आपकी 100 की टीम है, मगर 100 लोगों की जिंदगी में जब आप बदलाव लाते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो उन लोगों की तरफ। अगर आपकी लाखों की टीम है फिर भी आप वही कर रहे हो, आपके हाथ से वही हो रहा है। आज अगर हम ऑन पैसिव में है, आज अगर हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है, तो हम ये नहीं सोचते कि हम बाहर के देशों में जाके क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आने के बाद में हमारे घर से शुरुआत होने वाली चीज है, और हमारे मोहल्ले के लिए होने वाली है, हमारे समाज के लिए होने वाली है, हमारे देश में जब हम छोटी छोटी शुरुआत करेंगे हर एक फाउंडर इंडिया से, तो सोचिए कि आप आपके देश के लिए क्या कर रहे हो और किस तरह से आपके देश के लिए उसका सपोर्ट होने वाला है। उसके बावजूद अगर आप जो है अपने देश के लिए कुछ करना,
हम जो है वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं टैक्स पेयर्स में, और टैक्स अगर हम सबसे ज्यादा पे करने वाले हैं, इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो सबसे हाई रेट पे हम लेके जाने वाले हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर रहेंगे उसमें। सो ये बहुत प्राउड फील करता है। और सबसे ज्यादा प्राउड मुझे कब फील हुआ था, जब मैंने ऑन पैसिव में जब मैंने ज्वाइन किया था, एलसी का जब मेरा फोटो लगा था एलसी में, उसके सामने जब इंडिया का फ्लैग लगा था, उसके सामने जब इंडिया लिख के आया था, तो ये मौका मुझे ऑन पैसिव की वजह से मिला है कि मेरे देश का झंडा मेरे नाम के आगे लगा है सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से। और ये बहुत प्राउड फीलिंग देता है कि आज इस सिस्टम के लिए हम लोग क्यों इतना सब करने का हम रेडी है। उसके पीछे रीजन ये है कि वी आर गोइंग टू डू वॉट एवर वी कैन। हम जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ एक लास्ट लाइन यहाँ पे बोलूंगी कि आपके द रिजल्ट ऑफ योर जर्नी इज नॉट द रिवॉर्ड। The result of your journey is not the reward. The journey is in itself is the reward. तो इस बात को अगर जो भी समझ गए होंगे तो उन्होंने समझनी चाहिए कि हमारी ये जो ऑन पैसिव की जर्नी है, ये ऑन पैसिव की जर्नी इसी तरह से है कि ये रिजल्ट ऑफ द जर्नी नहीं है, ये खुद में ही हमारे पास रिवॉर्ड है ऑन पैसिव। सो यहाँ पे मैं जो है, अगर हमारे साथ में कौन है मैं देख रही हूँ, देवीलाल जी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है, अगर हमारे साथ में अनूप जी है तो अनूप जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, अगर है तो। अनूप जी आप 2 मिनट बात कर सकते हैं। यस, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम योगिनी जी, वी हैव टू हैंड ओवर दिस लिंक, है ना। तो अनूप जी 2 मिनट बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, मतलब प्लीज। अनूप जी या कौशिक जी, कोई भी 2 मिनट के लिए अनूप जी को बुलाइए, आप अनूप जी को बुलाइए। ओके, ठीक है। आज का टॉपिक एआई है ना, आज का टॉपिक एआई है, तो वो ज्यादा बोल सकते हैं। वो नहीं है यहाँ पर, पैनलिस्ट नहीं दिख रही है। ओके फाइन, ठीक है, तो फिर विल क्लोज। 2 मिनट हम कौशिक जी को यहाँ पे बात करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद में हम ये सेशन जो है, मैं फिर से एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे तीनों त्रिवेणी जो है, पल्लवी, ममता और अर्चना। तो तीनों के मैं यहाँ पे बहुत सारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर सो मच कि इतना अच्छा वंडरफुल सेशन आपने आज यहाँ पे दिया है। तो कौशिक जी, अगर आप बात करना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए आप बात करेंगे, तो उसके बाद में हम यहाँ पे सेशन क्लोज कर सकते हैं। यस योगिनी जी, थैंक यू सो मच। एंड आज की हमारी तीनों देवियां, त्रिमूर्ति, 3 देवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करता हूँ आप सभी को कि आपने एआई का अपना जो नॉलेज है, अपना ज्ञान है, हम सबके साथ बांटा। लास्ट टाइम इंग्लिश में था, आज हिंदी में था, तो मेरे हिसाब से आज का सेशन लोग जरूर सुनेंगे एंड ज़्यादा समझेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, अर्चना जी, ममता जी एंड यस योगिनी जी फॉर दैट बुक के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप इसी तरह अपने ज्ञान को हमें शेयर करते रहिए। एंड मैं इस मंच के जरिए हमारे जो भी साथी सुन रहे हैं दुनिया भर से, इंडिया के साथ तो जरूर है, लोग फॉरेन से भी सुन रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एआई इतना छोटा शब्द है, 2 ए एंड आई, पर उसका मीनिंग यानी उसका काम इतना बड़ा है ना कि मनुष्य के दिमाग से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा वो काम कर सकता है, अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से। तो डेफिनेटली हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। एंड मार्टी भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। हाय मार्टी, हाउ आर यू? हेलो मार्टी। हेलो मार्टी, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। Yes, we are closing the session. So, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम टू इंडिया वेबिनार। हेलो, Good to see नमस्ते मार्टी सर, वेलकम टू इंडिया। Thank you. How is everyone today? Fine, very fine. Very fine. Fantastic to have you on this platform, sir. Yes, we are very happy to see you on this platform. And I'm very happy to see you. So, Yes, thank you. Thank you. welcome. today we were having a I'm sorry if I interrupted anything.
Marty, welcome. So it's a kind of surprise that you have given us today. Yes, really a very great surprise for us. Auntie, you can just say one line about the today's session for his reference. Say it again, I'm sorry. Okay. Today there was a discussion about the AI in a local language, Marty. Oh, okay, I understand. Okay. It was a different session than the normal Hindi webinar we are taking. So today there was a different session, and 3 of our lady founder was there: Pallavi, Archana, Mamta, and Yogini. So thanks for joining us. We are closing the session now, so you can continue your next session. Thank you so much, Marty. धन्यवाद. thank हमें you लगा so है much. हम on passive कहते करते हैं कि हैं. हम ऑन पैसिव करते हैं. We are so Any- We are so in it to win it. Any Bye-bye. special message do you want to say to the Bye-bye. Indian founder, Marty? से कहते हैं हम ऑन पास कहते हैं we are Yeah, so in it. We are so in it to win it. What I Hold on. want to say is we everybody have needs, even Charles over here. everybody needs to get ready because this is about to explode. Yeah. Yeah, So- we are ready. Thank Yeah. you. Oh. Thank you. Marty, Yes, sir. hello everyone. Hello, Charles. I was about to start the corporate guest webinar. I said, let me check, and I saw that the meeting was going on. Yeah. Yeah, we are we are I closing charge. I came in and interrupted like I always do. Oh, and I did not want to be Strong rude. timing today. You both are having here. Yes. Unclosed We are very time. happy to see you both. Yeah. Okay, Thank you. I Thank did not you. want to be rude to just end the meeting without. Yeah, I'll do. No, Yeah. I think they're done, Charles. So They're done. yeah, I think so. Well, I'm glad Right? to see all of we are you done. though. Yes, we are done. We are done. All We are done. right. Okay, So bye bye everyone. Bye You're bye. excited? Bye-bye. Bye. See you Bye-bye. guys. Thank you.